गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं फ्रेंड 2020 का आर्ट एंड कल्चर का। इसके पहले वाली वीडियोस आप देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और ऐसे सभी के पीवाईक्यू आपको चैनल में मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये प्लेलिस्ट में देखिए अगर पीछे वीडियो नहीं देखा। सभी ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये मैंने बताया आपको। और 2020 में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 2020 में आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका वेटेज कितना हाई है। तो इसका वेटेज हाई है तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन में आ रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे पीवाईक्यूज का, तो उसको आप बनाइए। आइए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, सांस्कृतिक इतिहास का बात चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता शब्द एक टर्म है, पारमिता। ठीक है, पारमिता का अर्थ क्या है बताइए। इस विवरण को सही विवरण कौन दे रहा है? सही विवरण देखिए, इन 4 ऑप्शंस को पढ़िए और कोशिश करिए सॉल्व करने का। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म पाठ, क्या ये था फ्रेंड्स? प्राचीनतम पाठ सूत्रपीठ का बात चल रहा है, सूत्र है ना, सूत्र पद्धति में, है ना, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र, बताइए पाठ ये था। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय, ये था क्या? और परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, तो ऐसा कोई परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से क्या हो गया था? बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ, ये हुआ क्या? आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टर्म को याद नहीं रखा है, चीजों को आपको क्लियर नहीं, तो आपसे ये डुएबल नहीं हो पाएगा वास्तव में। इसलिए ये जरूरी क्या है कि आप इसको इस एंगल से क्या करिए, बेसिक बुक्स और एडवांस बुक जो है उसको आप पढ़िए। ठीक है, वो मैं करवा रहा हूँ, उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो और भी जो लोग हैं उसके लिए भी ये टफ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कर रखा है, किसी ने बहुत, है ना। तो आपका अगर ये सेगमेंट कमजोर है तो आपका वो अलग सेगमेंट कोई मजबूत है, इस तरह करके किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ। तो जरूरी क्या है फ्रेंड? जरूरी ये है कि अपने चीजों को आप, इसका आंसर सी हो जाएगा। जरूरी ये है कि आप अपने सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें। थोड़ा सा समझिए, जब बौद्ध धर्म सिलेबस में दिया गया है तो इस सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा डीप चला जाता है, तो डीप एंगल से आपको पढ़ना है, वही चीज पढ़िए जो काम का है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोत्नयन की स्थिति को पारमिता या पारमी, पाली में पारमी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहा गया है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विवरण पवित्रता की प्राप्ति, है ना, आप पवित्रता को प्राप्त कर पाते हैं तो उसको प्राप्ति को, कर्म को पवित्र करने, है ना, अपने कर्मों को पवित्र करने आदि के लिए जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, के लिए जानी जाती है, अभी समझ गए। ताकि साधक, जो साधक है फ्रेंड्स, जो साधना करता है, जो ये साधक है वो क्या है, अनावरुद्ध जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो ये चीज है फ्रेंड्स, वो अपना ज्ञान का प्राप्ति कर सके। परामिता शब्द, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये दो चीज याद रखिए। परामिता शब्द परम से व्युत्पन्न है, ये इससे परम से निकला हुआ है। वेदों में प्राधिकर, है ना, प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नास्तिक कहलाते हैं। तो नास्तिक किसे कहते हैं? तो वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक क्या कहलाते हैं? वो संप्रदाय आपको नास्तिक कहलाती है। बौद्ध धर्म नास्तिक संप्रदाय से है। और परामित जो है परम से उत्पन्न है, ये आप समझ गए। और ये जो टर्म है परिपूर्णता, ठीक है, या फिर पारमी, पारमिता, है ना, या फिर इसको पाली में जो कहा गया, ये इन सब टर्मों को आप लिखते चलिए। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन बनाइए। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में मैंने आपको बताया पहले वीडियोस में भी कि जो साहित्यकार है और जो उनके साहित्य की रचना है उसके, और उसमें क्या टॉपिक पर चर्चा किया गया, वो सब 3-4 चीज वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप कर लीजिए। पाणिनि पीयूष मित्र सुंग से संबंधित है, बताइए पाणिनि जो थी ये पीयूष मित्र सुंग के टाइम पीरियड में थी क्या? अमर सिंह जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित है। मैंने बोला टाइम पीरियड, टाइम इंपॉर्टेंट है कि आप कब किसको पढ़ रहे हैं। जैसे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है क्या? उपयुक्त में से कौन सा सही है बताइए। इन सबको यूज करिए कूटों का और बताइए कि कौन सा सही है। केवल 1 और 2, 2 और 3,
केवल 3, 1 2 3, तो बताइए क्या होगा? 2 का बताइए, है ना? कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये तो एकदम सही है फ्रेंड्स। इन सब के बारे में बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। आइए चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए पाणिनि का जो समय है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है, 5वीं शताब्दी के टाइम पीरियड की है आपको पाणिनि। जबकि पीयूष मित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक है फ्रेंड्स, नरेंद्र बृहद का प्रधान सेनापति था। तो ये आपको टाइम पीरियड अलग है, ये 5वीं शताब्दी पूर्व है और ये आपको है ना मौर्य टाइम पीरियड का है। और उसका समय कब है? 184 ईसा पूर्व। तो पतंजलि का जो संबंध है पीयूष मित्र शुंग से, न कि पतंजलि का जो संबंध है वो किससे है? पीयूष मित्र शुंग से, न कि पाणिनि से। तो ये चीज आप समझे, कुछ चीजें आप लिख लीजिए कि पतंजलि का संबंध पाणिनि से नहीं है, पीयूष मित्र शुंग से, ये लिख लीजिए। और पीयूष मित्र शुंग का जो देखिए पाणिनि का जो टाइम पीरियड है वो है 5वीं शताब्दी, ये लिखिए। और पीयूष मित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासक का नाम क्या था? अंतिम मौर्य शासक का नरेंद्र बृहद्रथ है ना, यह है बृहद्रथ। तो अंतिम बृहदत्त थे जो नरेश, ये इसका प्रधान सेनापति था, कौन? पीयूष मित्र शुंग। तो आप ये समझ इसका टाइम पीरियड 184 ईसा पूर्व। तो ये सब चीज लिखते चलिए, दो चीज समझ के आप। उसके बाद देखिए एक चीज, इसी तरह जो अमर सिंह गुप्त है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, न कि हर्षवर्धन से। तो अमर सिंह गुप्त हर्षवर्धन से संबंधित नहीं था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंधी था, उस टाइम पीरियड का था। समझ रहे टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंस। इस तरह से आपको डायरेक्टली टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है, बट आपको पूछ रहा है कि ये जो शासक है इसके टाइम पीरियड का ये यात्री है, ये जो शासक है इसके टाइम पीरियड का ये आपको साहित्यक या कवि है। तो इस टाइप से ये, या फिर प्रसिद्ध नृत्यिका या आर्टी के आपको जो भी वो प्रसिद्ध जो है वो पूछा जा रहा है कि उस टाइम पीरियड में कौन है। तो इस तरह से याद रखिए, हर एक शासक को आप जब पढ़ रहे हैं तो उसके टाइम पीरियड में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग हैं उनका एक श्रेणी बना के आप उसको तैयार रखिए। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं। तो कालिदास के बारे में थोड़ा जानिए कि संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार हैं, ठीक है। यद्यपि उनकी तिथि के विषय में गहरा मतभेद है, ठीक है, इनके टाइम पीरियड को लेकर थोड़ा डिबेट चलता है, फिर भी अधिकांशतः इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी मानते हैं। तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है आपको कालिदास। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। तो टाइम पीरियड ऐसे ही आप करते रहिए, इंपॉर्टेंस आप जिस चीज को समझ रहे हो उस एंगल से पढ़िए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में समझिए, धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। धार्मिक इतिहास देखिए, इनको पढ़िए और कूटों का इस्तेमाल करके बताइए कि कौन सा सही है। अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। इस चीजों को देखिए, कंफ्यूज करता है कभी महायान और हीनयान, जब जब बार बार सिलेबस में लिखा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला वीडियो सिलेबस का देख लीजिए आप, डिटेल चर्चा है। तो क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि जब वहां पे महायान बौद्ध धर्म और हीनयान में बताया गया है कि बुद्ध धर्म में ये सब पढ़ना है, तो वहां क्लियर रखिए कि कौन सा जो चीजें हैं वो बुद्ध का महायान से संबंधित है, कौन सा हीनयान से संबंधित है, कौन सा बुद्ध से और जैन से संबंधित है, ये दो तरह से पूछा था। तो अस्थारविदवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा है। तो ये चीजें बौद्ध धर्म का डिटेल पूछा है। उसका तीसरा पूछा है महासंघितों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने बौद्ध धर्म, है ना, महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो ये चीजें हैं, आप समझ पा रहे हैं। इसको देखिए, पढ़िए, पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कूट का प्रयोग करिए, केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1 और 2 और 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए, बनाइए। क्या हो जाएगा इसका सही कौन है? 2 और 3, ये वाला बी नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 2 और 3 है, मैंने आपको ऊपर बताया कि यहीं पे आपको कंफ्यूज किया गया है कि बौद्ध धर्म जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये PYQ पिछले ईयर्स भी पूछे गए, तो इसको आप क्लियर रखिए, ठीक है। अस्थारविद वादी जो है ये कहा है हीनयान या बौद्ध महायान से संबंधित है। अगर आप एक एलिमिनेट कर देते तो आपको क्या होता कि बहुत सारा चीज आपको डुएबल हो जाता, ये और ये, है ना, आपको बनाना रहता। फिर आप 3 को देखिए, क्योंकि दो दो तो उसमें है, 3 देखिए, 2 और 3 को देखिए। तो इस तरह करके, है ना, इस तरह करके आप इसको डुएबल कर पाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन को आपको बनाना है। आइए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। अस्थारविदवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदायों में से एक है, आप ये समझ पा रहे हैं। इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नहीं है, ठीक है, ये चीज आप समझिए।
तो स्थारवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदाय में से एक है ना, और बौद्ध धर्म का महायान से इसको नहीं है संबंध, ये दो चीज समझे। आगे देखिए, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तो इसको आप लिखिए कि ये जो है किसकी शाखा है, महासंघीय संप्रदाय का, लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो इसकी शाखा है। लोकोत्तरवादी जो बौद्ध की संतति में सारस्वत धर्म का अस्तित्व सर्वथा नहीं मानते, ठीक है। तो ये चीज है कि आपको इसको देखिए नहीं मानते हैं, और इसके मतानुसार सम्यक संबोधि की प्राप्ति के अनंतर बुद्ध के सभी आश्रय आश्चर्यचित्त चौत्सिक रूप में आदि परावृत होकर निराश्रव और लोकोत्तर से हो जाते हैं, और यहाँ लोकोत्तर शब्द अनाश्रव के अर्थ में प्रयुक्त है। तो ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। आगे चलिए देखिए, हीनयान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाओं पर बल दिया। तो जो हीनयान धर्म संप्रदाय थे, वे लोग बौद्ध धर्म के मूलभूत शिक्षाओं पर ही बल दे रहे थे, ठीक है। और वे बुद्ध के महापुरुष मानते थे। तो बुद्ध को क्या मानते थे, एक महापुरुष, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन फ्रेंड्स, हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इसको लिख लीजिए, आप याद रहेगा आपको। जबकि बौद्ध धर्म में महासंघीय शाखा जो है, उसके द्वारा बुद्ध को देवतारोपण किया गया, उसको देवता माना गया, है ना। इसको महापुरुष मानते थे, और इसका मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। कौन, आपको ये हीनयान संप्रदाय के लोग, ठीक है फ्रेंड्स। और जो महासंघिका शाखा थी, ये इसको देवता मानते थे। आगे चलकर महायान संप्रदाय के लोग भी इसी प्रेरणा को लिए, और क्या हुआ, बुद्ध भगवान को मानकर उसकी पूजा करने लगे। तो बुद्ध भगवान थे या फिर महापुरुष, इस पर आपका क्या विचार है, आप अपना कमेंट करिए। आप हीनयान संप्रदाय के लोगों से प्रभावित है, महापुरुष थे बुद्ध और मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी, या फिर आप महासंघीय शाखा या फिर आगे चल के जो महायान संप्रदाय है, इन लोगों के विचार ऐसे थे कि वे देवता थे और उसकी मूर्ति भगवान मानकर उसकी पूजा करें, मूर्ति पूजा को भी लोग आगे ले गए। तो आप क्या मानते हैं, अपने विचारों को कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसको करिए। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शंखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक, देखिए ये आपको मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड का है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जो सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि कौन सी पुस्तक उस टाइम पीरियड में लिखी गई है ना। देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देशेर कथा, ये नाम बहुत उस वक्त प्रसिद्ध था फ्रेंड, देशेर कथा। ये इस पर क्या है, सो इसका ऑप्शन समझिए और इसको कूटों के हिसाब से बनाइए। देखिए कौन सा सही है पूछा ना, कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही पूछा है, तो सही बताना है आपको, ठीक है। बताइए कि जो देशेर कथा था फ्रेंड्स, देश का कथा, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। तो ये चीज बताइए इसमें था क्या। और इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया, ये वाला था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलिए, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बांग्ला क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, बांग्ला में किताब है लेकिन बांग्ला क्षेत्र के विशिष्ट में देश नहीं, पूरे देश को संबोधित किया गया था। तो ये चीज नहीं होगा, ये होगा। तो और एक के बारे में बताइए। तो 2 और जैसे 3 एलिमिनेट कर रहे हैं हम, है ना, 3 एलिमिनेट कर रहे हैं, तो 3 कहाँ कहाँ है वो उसको एलिमिनेट करिए। समझ गए फ्रेंड, कितना डुएबल हो गया, आंसर आ गया, ए होगा इसका आंसर। 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है। आइए थोड़ा सा समझिए। देशेर कथा हिंदी अनुवाद देश की बात है ना, देशेर कथा का अनुवाद देश की बात है। महान चिंतक क्रांतिकारी विचारक जो थे एवं लेखक कौन, शाखाराम गणेश देवस्कर, ये लिखे हैं, इसको लिख लीजिए। देशेर कथा किसने लिखा, और देशेर कथा का हिंदी अनुवाद देश की बात द्वारा लिखित। तो बांग्ला पुस्तक मैंने ऊपर बताया आपको, ये बांग्ला में लिखा गया। इस पुस्तक में देश का प्रयोग बांग्ला क्षेत्र के लिए नहीं है अपितु पूरे देश के लिए संदर्भित है। अतः कथन 3 गलत हो गया। और पुस्तक 1904 में लिखी गई थी तथा 1910 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अब बताइए कि क्यों बैन कर रहे हैं। 1910 में टाइम पीरियड देख रहे हैं आप, स्वतंत्रता संग्राम टाइम पीरियड का है, और उस टाइम पीरियड में किताबें अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया। तो कुछ किताबें या कुछ विचार जो अंग्रेजी सरकार नहीं मानती थी और देश के लोगों ने देश की हकीकत को सामने लाने के लिए
लिखी या बयां की तो उसको हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि क्योंकि उन चीजों पे अंग्रेजों का ध्यान था तो उसको पढ़ लेना है हम लोग को। आगे चलिए, आगे कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 क्वेश्चन है, एक और ये और एक और 6 क्वेश्चन है इस ईयर। तो अस्पृश्य समुदाय के लोगों जो छुआछूत से संबंधित है, ऐसा समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मानसिक पत्रिका विराट विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये भी पुस्तक के संबंधित में है ना। प्रथम मासिक पत्रिका, ये पत्रिका पुस्तक है ना, जो पत्रिका मासिक पत्रिका जो होता है, जो महीने महीने में आता है, कौन होता है फ्रेंड्स? एक होता है साप्ताहिक, एक होता है डेली, है ना, जो डेली पूछा जाता है, डेली आता है न्यूज़पेपर टाइप से, एक होता है आपको वीकली, एक होता है वीकली, एक होता है साप्ताहिक, क्या बोलते हैं उसको? साप्ताहिक। एक होता है साप्ताहिक, एक होता है दैनिक, दैनिक, और एक क्या होता है फ्रेंड्स? एक होता है मंथली या मासिक, ठीक है। तो मासिक पत्रिका जो विटाल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स कि मासिक पत्रिका क्या है प्रथम, लेकिन पूछ रहा है कि प्रथम मासिक पत्रिका जो अस्पृश्य लोगों के लिए लिखी गई वो कौन थी, बताइए इसमें से कौन लिखे थे उसको। और पत्रिका का नाम भी आपको बता दिया गया है, विटाल विध्वंसक। तो आपको ये देख रहा है कि आप अवेयर हैं कि नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं चीजों को तो आप अवेयर है कि नहीं किसने लिखा। गोपाल बाबा वंगलकर, ज्योतिबाई ज्योतिबा फूले, मोहन दास करमचंद गांधी, भीम राम जी अंबेडकर। तो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए, ये आपका ये देख रहा है कि आप उस लेखक को ध्यान से जानते हैं या नहीं, या अन्य ऑप्शंस जो हैं वो किससे संबंधित थे। जैसे मोहन दास करमचंद गांधी, ये क्या अस्पृश्य लोगों के लिए ये ज्यादा विख्यात थे, ये ज्योतिबा फूले विख्यात थी, या भीमराव अंबेडकर जी विख्यात थे। तो आपको पता है कि कौन से लोग किस किस भूमिका में कार्यरत उस वक्त कर रहे थे स्वतंत्रता टाइम पीरियड में। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल बाबा वलंगकर, है ना, वलंगकर। तो ये हो गया 5 का 1 हो गया। इसको थोड़ा समझिए, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका जो विटाल विध्वंसक है गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। और विटाल विध्वंसक का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मणिक प्रदूषण, है ना, ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंस, ठीक है, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स। डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल, है ना, ब्राह्मणिकल, और क्या है ये, इसको पढ़िए, क्रैमोनिकल पॉल्यूशन। तो इसका अर्थ ये होता है, गोपाल बाबा जो वलंगकर थे, इसका टाइम पीरियड था 1840 से 1900 के समाज सुधारक थे। और एक मिनट फ्रेंड्स, उनका जन्म महाराष्ट्र के एक महार जाति के परिवार से हुआ था। महार जाति उस वक्त की अस्पृश्य जाति मानी जाती थी आपको। और महार जाति इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो महार जाति से जो प्रसिद्ध लोग उभरे उसको आप याद करिए, कौन कौन लोग थे, कमेंट करिए। ज्योतिराव फूले के समकालीन थे, तो ये जो थे ये इसके समकालीन थे, ये आप समझ रहे हैं। उन्होंने अछूत लोगों के उद्धार के कार्यों को किया। आप अपने विचार को कमेंट करिए कि क्या ये जो अछूत शब्द है फ्रेंड्स, और ये जो हमारे देश में प्रचलन में है, क्या ये सही है और क्या ये गलत है, कितना सही है और कितना गलत है, आप इस पर कमेंट करिए, अपने विचार को लिखिए, ठीक है। इससे आपके व्यक्तिगत विचार भी सामने आते हैं कि आप देश को क्या, और अभी तो ये इसे खत्म करने के उपाय बताइए आप लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसको देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 चीजें देखिए, जो परिव्रजक है फ्रेंड्स, परिव्रजक उसको क्या अर्थ होगा? परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण जो थे उसका क्या अर्थ होगा? उच्च पद प्राप्ति पुजारी। और उपासक किसे कहा जाता था? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो इसमें से कौन सा सही सुमिलित है, बताइए सही सुमिलित कौन सा है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ये बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 और 3, 1 और 3 सही है, ये वाला सही है फ्रेंड्स, और ये वाला और ये वाला गलत है, ठीक है। तो क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन था, सन्यासी या भ्रमणकारी जो थे, ये आपको परिव्राजक का अर्थ होता है सन्यासी या भ्रमणकारी, ठीक है। तो सन्यासी है या भ्रमण करके ज्ञान ले रहे हैं, वो परिव्राजक भी कहा जाता है उसको। परिव्राजक शब्द
मानस पटल पर कई दृश्य उपस्थित कर सकता है, क्योंकि परिव्रज जो है कई कारणों से होते हैं, जैसे कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह एक साधारण संस्थारण का है ना, स्थानांतरण है, एक मिनट देखिए, स्थानांतरण है, समझ रहे हैं। और आर्थिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भिक्षार्जन हेतु अथवा आश्रव व्यवस्था में का पालन करते हुए संन्यास लिया जाता है। तो ये उसके संबंध में आप इसको लिख लीजिए, कुछ पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये शब्द को लिख लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल से उन चीजों को पढ़िए, ठीक है। आगे थोड़ा सा और था, देख लेते हैं। और जो श्रमण है, श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल जैन धर्म और बौद्ध धर्म तथा कुछ अन्य पंथों में भी की जाती है। तो श्रमण का अर्थ होता है जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहते हैं। तो श्रमण क्या है, जैन भिक्षु या जैन साधु या कुछ और पंथ में भी श्रमण कहा जाएगा। तो श्रमण आपने समझा। परिव्राजक मतलब होता है क्या, सिर्फ इतना याद रखिए, परिव्राजक मतलब सन्यासी या भ्रमणकारी होता है। और श्रमक मतलब क्या होता है, ये जैन या आपको बौद्ध साधु कहे जाते हैं, या कुछ अन्य पंथों के साधु जो है उसको कहे जाते हैं। आगे चलिए, उपासक क्या होते हैं फ्रेंड्स। उपासक, बौद्ध धर्म में अनुयायियों को उपासक या उपासिका कहते हैं। तो उपासक और उपासिका याद रखिए, ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है। पुरुष एक मिनट फ्रेंड्स, पुरुष अनुयादियों को उपासक और महिला अनुयादियों को ये तो आपको पता है, अनुयासियों है ना, अनुयासियों को उपासिका। तो ये चीज आप समझिए, उपासिका और उपासक के दो टर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में उन्हें अनुयायियों के दो प्रकार, भिक्षु और भिक्षुनी, और उपासक और उपासिका। तो आप ये दो चीज लिखिए, देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भिक्षु या भिक्षुनी या उपासक या उपासिका कहते हैं। बस इतना याद रखिए, कम कम चीजें लिखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये और ये इंपॉर्टेंट हो गया बस। बाकी सब आपको आप लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाएंगे फ्रेंड, ठीक है। श्रमण जो है ये, इसको देखिए, जैन और बौद्ध साधुओं को कहा जाता है। और प्रवर्जक जो है, परिव्राजक जो है, ये सन्यासी या भ्रमणकारी। तो इस तरह से आपने शब्दों में लिखिए चीजें। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीजें और समझिए। 2020 का हमने 6 क्वेश्चन जो था ये आर्ट एंड कल्चर का, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह हम लोग लेटेस्ट सारे पीवाईक्यू करेंगे। चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।